हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के पॉलिटी के लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। अवधूत नगरी एक ऐसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी प्रकार के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके फाउंडर हमारे सर अंकित मिश्रा जी हैं। यहाँ पर हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बैच की भी सुविधा दी गई है और साथ ही आप डेली करंट अफेयर्स, वीकली टेस्ट सीरीज प्लस डिस्कशन के द्वारा अपनी प्रिपरेशंस को मजबूती दे सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दी गई है और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है, जैसा मैंने आपको बताया, पॉलिटी है और पॉलिटी में चैप्टर नंबर 8 राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है 7 चैप्टर हम कंटिन्यू कर चुके हैं जो कि हमारे लक्ष्मीकांत की बुक से कंटिन्यू चल रही है। आज हमारा 8 चैप्टर है जो कि राज्य की नीति निदेशक तत्व है, जिसे आप डीपीएसपी के नाम से भी जानते हो। और ये जो चैप्टर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री प्लस मेंस के लिए, दोनों के लिए। तो आइए ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए, ठीक है, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं और कहां से लिए गए हैं, पहले हम वो सारी चीजें देखते हैं। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है जिसे आप डीपीएसपी कहते हैं, वो संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। उनकी डिस्क्रिप्शन है, उनकी व्याख्या की गई है 36 से लेके 51 तक। यहां पर जो भाग 4 है उसमें जो 36 से 51 है, मैंने जैसे कि बताया, वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख करते हैं। और सबसे पहले ये कहां से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। याद रखें, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे राज्य के नीति निदेशक तत्व, क्योंकि बिकॉज ये प्री के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पुट हो सकता है। और इन्हें किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? इन्हें तेज बहादुर स्प्रू समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, डीपीएसपी को। और इसका उद्देश्य है एक जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मतलब जहां पर सभी का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। ठीक है, इनकी जो प्रकृति होती है सकारात्मक होती है, मतलब लगभग कोशिश होती है कि लोगों को इससे पॉजिटिविटी मिले। यह राज्य के नागरिकों को कुछ करने के लिए निर्देश देती है और आदर्शवाद सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, इन पर कोई न्यायिक शक्ति कार्य नहीं करती, मतलब ये वाद योग्य नहीं होते, इन पे वाद विवाद नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसके लिए न्यायालय में जाकर अपील नहीं कर सकते इनका हनन होने पर। और भाग 3 और जो भाग 4 है मिलकर इसे संविधान की आत्मा कहलाते हैं, मतलब इसे संविधान की आत्मा कहा गया, भाग 3 और 4 को। और जो नीति निदेशक तत्व हैं उन पर कार्यपालिका और विधायिका के ये वे तत्व हैं जिनके अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। किसे? कार्यपालिका को और विधायिका को। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो क्या है, किस लिए लाए गए और किस आर्टिकल से शुरू होकर किस आर्टिकल तक है और कौन से भाग में है और उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, जो मैंने बताया 36 से 51 तक है, तो उनके बारे में अब आर्टिकल 36 क्या कहता है। आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 और अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको आर्टिकल 3 पढ़ाया है, तो उसमें बता रखा है कि राज्य क्या है। ठीक है, तो वहां पर भाग 3 के अनुच्छेद या 12 में राज्य को जो परिभाषा दी गई है वही सेम परिभाषा इस आर्टिकल में यहां पर दी गई है। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद और राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के क्षेत्र भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आती है। मैंने आपको बता दिया राज्य क्या है, वो चीज देख लेना। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि जो भाग 4, ठीक है, इसे किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। मतलब
ठीक है, कि न्यायालय इसके लिए ऑर्डर जारी कर दे, जबरदस्ती कह दे कि ये नहीं। यहां पर राज्य जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे लागू कर सकता है। ठीक है, और भाग 4 को लागू करने के लिए भाग 3 का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल जो हमारा 38 है, 38 में जो फर्स्ट क्लाउज है, वो क्या कहता है कि आर्टिकल 38 के अनुसार मतलब राज्य जो है ऐसी सामाजिक व्यवस्था निर्माण करेगा जिसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। ठीक है, ये आर्टिकल 38 का आपका फर्स्ट क्लाउज कह रहा है। सेकंड क्लाउज क्या कह रहा है, इसके अनुसार राज्य की जो आय की असमानता है, जो सभी के बीच में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, तो उस असमानता को कम करना। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 39 क्या कहता है कि जो समान न्याय और निःशुल्क विधि द्वारा सहायता प्रदान करना। ठीक है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। इसका सेकंड क्लाउज कहता है कि इसके अनुसार राज्य सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटेगा जिससे सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। मतलब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो इस प्रकार करे ताकि सबका उसमें हित हो। और जो इसका तीसरा क्लाउज है वो ये कहता है कि राज्य स्त्री और पुरुष सभी को आजीविका के समान साधन उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? राज्य स्त्री को और पुरुष को सबको बराबर आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 ये क्या कहता है, इसके अनुसार जो राज्य है वो ग्राम पंचायतों के गठन हेतु उचित कदम उठाएगा। मतलब ग्राम पंचायतों का निर्माण कैसे होना है, ठीक है, उससे संबंधित जो मामले हैं, ठीक है, जो फैसला है वो इसके अनुसार किया जाएगा। ये उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए योग्य बनाने के आवश्यक हो। मतलब वही चीज आ गई। ठीक है, ऐसी इकाई बनाएगा जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन हो सके, ठीक है, और स्थानीय शासन चलाया जा सके। आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अभाव की दशाओं में, मतलब मान लीजिए राज्य में ये सब दशाएं चल रही है, तो इस प्रकार की दशा में राज्य जो है सबकी सहायता करेगा, अनुच्छेद 41 कहता है। ठीक है, जो बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो वो भी अनुच्छेद 41 से ही प्रेरित है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 42, ठीक, आर्टिकल 42 कहता है कि कार्य की जो न्याय संगत और मानवोचित दशा है, ठीक है, और इनकी प्रस्तुति को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य काम करेगा। आर्टिकल 43 कहता है कि इसके अनुसार जो राज्य है, मतलब जो काम करने वाले उन मजदूरों का निर्वाचन और जो छोटे छोटे उद्योग है उनको बढ़ावा देने का जो प्रयास है वो इस आर्टिकल के थ्रू किया जाएगा। जो मनरेगा स्कीम चली थी, ठीक है, जो मजदूरों के लिए मनरेगा स्कीम चल रही है वो आर्टिकल 43 से संबंध रखता है। अनुच्छेद 44 ये क्या कहता है कि राज्य क्षेत्र में जो नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता लागू की जाएगी। ये आपका आर्टिकल 44 कहता है। जैसे कि भारत में क्रिमिनल लॉ है, सभी के लिए एक जैसे है, परंतु सिविल लॉ में कुछ भिन्नता है। जैसे हिंदू, सिख, जैन के लिए हिंदू उत्तर कानून व हिंदू विवाह कानून लागू किए गए, जबकि मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू किया गया। ठीक है, तो भारत एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर गोवा समान नागरिक संहिता लागू है। याद रखना इस चीज को आप लोग। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 क्या कहता है, इसमें यह बताया गया है कि जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी आर्टिकल 45 के तहत। ये वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन के तहत 21A में जोड़ा गया था। मैंने बताया था जब आर्टिकल आपको 21 पढ़ाया था तो मैंने बताया गया था आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार को दर्शाया गया, जो कि ये यहाँ पर क्लियर है कि 2002 के संविधान संशोधन 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 21A में इसे जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद 45 के अकॉर्डिंग है और इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 46 जो है वो ये कहता है कि राज्य जो है अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां जो या फिर जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनके शिक्षा और हितों को बढ़ावा देने के लिए और उनके सामाजिक अन्याय के खिलाफ उनके शोषण से उनकी रक्षा करेगा।
ठीक है, ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य जो है वो अपने राज्य के नागरिकों के लिए पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य के सुधार के लिए काम करेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, मतलब नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करेगा कृषि और पशुपालन के लिए। बछड़ा हो गया, दुधारू हो गया, वाहक पशु हो गए, इनके नस्लों का परीक्षण और सुधार के लिए भी वो काम करेगा। अनुच्छेद 49 ये क्या कहता है? इसके हिसाब से राज्य जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेंगे, जो भी आपके हिस्टोरिकल प्लेस हो गए, ठीक है, या नेशनल सिंबल्स हो गए, नेशनल उनके स्मारक हो गए, ठीक है, उनको ये संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 ये क्या कहता है? इसके हिसाब से जो राज्य है, राज्य का लोक सेवाओं में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए उठाएगा कदम, तो वो किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 के हिसाब से। और आर्टिकल 51 जो कि हमारा लास्ट है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो नीति से संबंधित दिशा निर्देश है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन और अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर न्यायपूर्ण व्यवस्था के निर्माण का जिक्र किया गया है कि उनका पालन कैसे किया जाएगा और उनकी व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट और है कि जो भाग 4 के अलावा भाग 17 है राजभाषा, उसमें दो और नीति निर्देशक तत्व है। पहला तो है आर्टिकल 350 और दूसरा है आर्टिकल 351। तो आर्टिकल जो 350 है इसमें ये बताया गया है प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, और जो 351 है उसमें ये बताया गया है कि हिंदी को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे मतलब यानी कि आपको पता है कई लोग हिंदी को छोड़ रहे हैं, कह रहे भाई इंग्लिश नहीं आती है तो ठीक है उसे, तो नहीं, वहां पर बताया जा रहा है कि हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है आर्टिकल 351 में। ठीक है, इस प्रकार हमने जो आर्टिकल्स है या जो भी डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल है उसके बारे में हमने जाना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है, नीति निदेशक तत्व, लेकिन इन नीति निदेशक तत्वों की कमियां क्या है, आलोचना क्या है, इस टाइप से कुछ और भी बातें उठती है। तो और भी चीजें आती हैं कि इनका सिद्धांत क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया। तो इसी टाइप से संबंधित मैंने आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट्स टाइप से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है जिसमें आपके प्री प्लस मेंस दोनों क्वेश्चन, कोशिश की है कि दोनों का मतलब यहां पर इंक्लूडेशन कर दिया जाए। आपके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें पहला जो है नीति निदेशक तत्वों का प्रारंभ कैसे हुआ, इंट्रोडक्शन टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो आइए इन चीजों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उनका प्रारंभ कैसे हुआ ये जानना है। तो भारतीय संविधान के जो मूल कृति की 4 में, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो उल्लेख किया गया है वो क्या करते हैं, सरकार को कुछ कर्तव्य सौंपते हैं, ठीक है, ताकि सरकार अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। एक्चुअली है क्या, जो संविधान के निर्माता थे उनका विश्वास था कि जो मौलिक अधिकार होगा उनके द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की आधारशिला, मतलब उनका बेस रखना तभी प्रॉफिटेबल होगा, तभी लाभदायक होगा जब उसके साथ साथ सामाजिक न्याय और आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना की जाए। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, फिर नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांत के नियमों की रचना की, और जिसमें साफ साफ बताया गया है कि देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है वो कैसे की जा सकती है। अब कहा जा सकता है कि जो संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को स्थान दिया गया उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए इन तत्वों का समावेश संविधान में किया गया, मतलब ताकि राज्य का आर्थिक राजनीतिक विकास हो और मतलब और व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए ये सारी चीजें की गई। इस संबंध में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है उन्होंने कहा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उद्देश्य ये है कि जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। और इसी के दूसरे जो तथ्य हैं, दुर्गादास बसु के अनुसार उनका क्या कहना है, वो कहते हैं कि अधिकांश जो निर्देश है, जो इसके तत्व हैं, उनका ध्येय क्या है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, और जिसे कहां से लिया गया है, संकल्प उद्देशिका से लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर
क्लियर की जाती है कि भाई राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है वो आए कैसे। ठीक है, अब देखिए दूसरा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन, उनकी कार्यविधि, ठीक है, क्रिया के बारे में यहां पर बताना है। तो इसमें क्या है, आपको पता है 1950 से केंद्र और राज्यों में निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम चलाए गए और कई प्रकार के कानून बनाए गए। 1950 में 1950 में सबसे पहले तो योजना आयोग की स्थापना की गई ताकि देश का विकास हो सके। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना में सामाजिक आर्थिक न्याय, आय, सामाजिक स्थिति और अवसर में असमानता को घटाने का लक्ष्य रखा गया पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और ज्यादातर हुआ क्या, राज्यों में कौन से कानून पारित हुए, भू सुधार कानून पारित हुए थे ताकि ग्रामीण स्तर पर उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। ठीक है, और इनमें चीजें क्या क्या शामिल थी, उनमें शामिल क्या थी, जैसे मान लीजिए जो बीच के बिचौलिए थे, ठीक है, उनमें जमींदार, जागीरदार, इनामदार आदि को समाप्त कर दिया गया। और दूसरी बात क्या है कि भूमि सीमांकन की व्यवस्था भी की गई। ठीक है, और जो सहकारी कृषि थी वो आगे चलकर भू सुधार कानून को संवैधानिक उसे सुरक्षा दी गई। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 बात, ये तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। भू सुधार कानून जो था उसमें बता दिया बिचौलियों का या सीमांकन व्यवस्था, ठीक है, या भूमिहीन, ये सारे पॉइंट हो गए आपके भू सुधार से संबंधित। और पहला क्या था आपका, मतलब यानी कि एक ऐसे जन योजना आयोग की स्थापना की गई जिसमें अवसर में अवसर समानता घटाने का लक्ष्य रखा गया। और जो तीसरा है आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 और बाल श्रम प्रतिबंध और प्लस सुधार अधिनियम 1986, मजदूर जो बंधुआ मजदूर व्यवस्था थी उनके निवारण हेतु अधिनियम 1976 और व्यापार संगठन अधिनियम 1926, कारखाना अधिनियम 1948, खाद्यान्न अधिनियम 1952, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। इन सब को श्रमिक वर्ग के हित में सुरक्षा के तहत प्रभावी बनाया गया। पहले प्रभावी नहीं थे लेकिन अब ये इफेक्टफुल बनाया गया, इन पे और जोर दिया गया। ठीक है, ये चीजें यहां पर याद रखना आप लोग। ये किसके तहत किया गया, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, कुछ कानून लाए गए, कुछ अधिनियम लाए गए जिसमें श्रमिक वर्ग का हित हो सके, उनके हितों की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, आगे है चौथा पॉइंट। 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, चौथा पॉइंट क्या किया गया कार्य, जो मातृत्व लाभ अधिनियम था 1961 और जो समान सुविधा अधिनियम 1976 था, उसमें क्या किया गया, महिला कर्मचारियों के हितों को भी देखा गया। ठीक है, और फिफ्थ, सामान्य वस्तु के जो प्रोत्साहन थे उनके वित्तीय संसाधन के प्रयोग के लिए कुछ पैमाने तय कर दिए गए। और फिर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया और सामान्य बीमा का भी राष्ट्रीयकरण किया गया और शाही खर्च की समाप्ति की गई। ठीक है, और उस समय विधिक सेवा अधिकार अधिनियम 1987 का राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया, ताकि क्यों किया गया, ताकि गरीबों को ना मतलब उसका लाभ मिल सके, कानून की सहायता प्राप्त हो सके। ठीक है, निःशुल्क वो भी, और समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए भी लोक अदालतों का गठन किया गया था उस समय। खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग और लघु उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय उद्योग लघु उद्योग परिषद, हैंडलूम बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, कॉपर बोर्ड, सिल्क बोर्ड, इन सब की भी स्थापना की गई इसी टाइम। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना, पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना, सूखा संभावित क्षेत्र योजना, न्यूनतम आवश्यकता योजना, एकीकृत विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन सब को भी शुरू किया गया ताकि मानव जीवन को जीने का उद्देश्य सफल हो सके। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी, और भी कुछ चीजें हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 ले आया गया छुआछूत को खत्म करने के लिए। ठीक है, जन अधिकार अधिनियम 1976 आया और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आया ताकि लोगों को अत्याचार से निजात मिल सके, छुटकारा मिल सके। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या है, जो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1990, उसके तहत अनुसूचित जाति
और जनजातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। और नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर थे, ठीक है, तो उनके रख रखाव के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1951 का, ताकि उन धरोहरों को, उन स्थानों को महत्व दिया जा सके, उन्हें प्रभावी बनाया जा सके। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे और जो अस्पताल थे, उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए देश भर में उन्हें स्थापित किया गया, ताकि कुछ बीमारियां थी जैसे मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, एड्स, कैंसर, फिलेरिया, काला ज्वर, गलघोटू, ठीक है, ये सबको खत्म किया जा सके। इसके लिए योजनाएं शुरू की गई, ठीक है। और कुछ राज्यों में गाय को, बछड़ों को, बैलों को जो काटने की बुचड़खाना जो खुले हुए थे, उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। और 65 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग थे, उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे इस टाइप से इसके क्रियान्वयन में, इसकी क्रियाविधि में कि क्या क्या हुआ उस समय, ये सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, या अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नीति निदेशक तत्व के सिद्धांतों का महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे कि आपको पता है, मतलब यानी कि बताई गई है, कई जगह इसकी आलोचना भी गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये देश के शासन में आधारभूत महत्व रखते हैं, मतलब ये एक बेस का काम करते हैं और कोई भी सरकार जो इनकी उपेक्षा भी नहीं कर सकती। जो न्यायमूर्ति हेगड़े साहब है, उनके अनुसार यदि हमारे संविधान में मतलब कोई भाग ऐसा है जिस पर सावधानी और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है, तो वो है भाग 3 और 4। हेगड़े जी कहते हैं, न्यायमूर्ति, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि अगर कोई विचार करने योग्य चीज है तो वो भाग 3 और भाग 4 है, जिसमें हमारे संविधान का दर्शन होता है, ठीक है, उससे संबंधित बातें नहीं थे। और इसके महत्व को दर्शाने के लिए कुछ तर्क दिए गए हैं। पहला तो है शासन के मूल्यांकन का आधार बनता है ये, ठीक है। कैसे बनता है? सबसे बड़ा लाभ तो यह है इसका कि जो भारतीय जनता के पास सरकार की जो सफलताओं को आंकने की कसौटी है, वो यही है। इसी के द्वारा आंका जा सकता है कि सरकार अपने कार्यपाल में, कार्यविधि में कितनी सफल है। और जो मतदाता है, इन आदर्शों को सम्मुख रखकर अनुमान लगाते हैं कि शासन को चलाने वाली पार्टी ने अपनी शासन संबंधी नीति को बनाते समय किन सिद्धांतों का पालन किया या नहीं किया, ठीक है। और जो भीमराव अंबेडकर साहब है, वो भी कहते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमारे आर्थिक लोकतांत्रिक के आदर्श को प्रकट करते हैं, ठीक है। और जनता का कोई भी उत्तरदायी मंत्रिमंडल सरलता से संविधान में दिए गए इन सिद्धांतों के विरुद्ध जाने का विचार नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तो हो गया शासन के मूल्यांकन का आधार बनते हैं, कैसे बनते हैं बता दिया गया आपको। अगला जो पॉइंट है कि आर्थिक स्वतंत्रता की ये प्रवर्तक भी है नीति निदेशक तत्व। तो कैसे है? जो ये सिद्धांत है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या करते हैं, प्रियम्बल्स की व्याख्या करते हैं एक्चुअली, जिसमें क्या है, देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का वचन दिया गया है। और इस प्रकार इन सिद्धांतों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, फिर भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो बताया गया है कि राज्य सरकारों के लिए ये एक स्तंभ के रूप में काम करती है, प्रकाश स्तंभ के रूप में, ठीक है, मतलब उनका पथ प्रदर्शन करती है ये, आप ये कह सकते हो। अगला जो पॉइंट है संवैधानिक पवित्रता। ये क्या है? जो नीति निदेशक सिद्धांत है वो मतलब इतने इस प्रकार पवित्र है जिस प्रकार संविधान के अन्य अनुच्छेद, मतलब कहना ठीक नहीं, मतलब बात है तो ये है कि आप ये नहीं कह सकती, ये ठीक नहीं होगा कहना कि न्यायालय की शक्ति के अभाव में संवैधानिक पवित्रता खो बैठते हैं। इसमें आपको पता है ये न्यायिक नहीं है, तो न्यायिक नहीं है तो न्यायालय की शक्ति का अभाव है, अभाव है तो ये पवित्र नहीं है, ये खो सकता है अपनी पवित्रता, ठीक है। तो जो सूर्यपाल सिंह से बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में न्यायालय ने कहा कि यदि कानून शासन के आधारभूत सिद्धांत निदेशक तत्वों का विरोध करता है तो वो अवैध घोषित हो जाएंगे, ठीक है। अगर मतलब यानी कि ये जो है, जो मतलब कानून जो है शासन के आधारभूत सिद्धांत जो है उसके अगर निदेशक तत्वों का विरोध करेगा तो वो अवैध हो जाएगा, ठीक है। और पंडित नेहरू जी ने चौथे संशोधन के समय स्पष्ट रूप से साफ साफ कहा था कि अगर संविधान संशोधन का कोई अनुच्छेद या निदेशक
सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने में बाधा पहुंचाता है तो वो उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नीति निदेशक सिद्धांतों के पीछे जनमत की शक्ति होती है, ऐसा इसमें भी बताया गया है। कैसे? आपको पता है इसे न्यायालय द्वारा तो लागू नहीं किया जा सकता, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन इनका विशेष महत्व है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक जो प्रजातंत्रीय सरकार है उसको जनमत के अनुसार चलना पड़ता है, लोगों के मत के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे जो है मौलिक अधिकारों का सहायक, तो ये मौलिक अधिकारों का सहायक कैसे हैं ये देखते हैं। जो मौलिक अधिकारों की घोषणा इसलिए की गई है ताकि प्रत्येक जो नागरिक है वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है, परंतु मौलिक अधिकार के जो उद्देश्य है उसमें सफलता नहीं मिल सकती जब तक नीति निदेशक तत्व जो है वो उनके सिद्धांत जो है लागू न हो पाए। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने में भी ये सहायक है। वो कैसे है? इन सिद्धांतों का महत्व इस बात में भी है कि जो भारतीय न्यायालयों के पथ प्रदर्शन का काम करते हैं, तो जब न्यायालय ने बहुत सारे अभियोगों का निर्णय करते हुए उनको उचित बता दिया है, तो जिससे साफ साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तव में ये भारतीय शासन के मूल आधार है। एक केस है बिहार सरकार बनाम कामेश्वर सिंह। ठीक है, तो उसमें अभियोग का जो निर्णय है उसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 39 की व्याख्या की थी, और उस समय बात ये साफ साफ हो जाती है कि जो नीति निदेशक तत्व है उनके जो सिद्धांत है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो जाते हैं। और केरल मठ के स्वामी जो केशवानंद बनाम यूनियन सरकार के मुकदमे में जो केस चला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही विस्तार से नीति निदेशक तत्वों पर विचार किया था और बताया था कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कानिया के अनुसार कि ये जो सिद्धांत है संविधान का भाग होने के नाते बहुमत की अस्थायी इच्छा का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि समस्त राष्ट्र की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है ये। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई? तो ये चीजें हैं जो उसके इंपॉर्टेंस को हमारे जो डीपीएसपी है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। कल्याणकारी राज्य के आदर्श भी है ये, और नैतिक आदर्श के रूप में भी ये हमारे साथ है। इसलिए ही इन चीजों का हमारे डीपीएसपी का बहुत ही महत्वपूर्ण है या महत्व है। नीति निदेशक सिद्धांतों को इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा को कोई कानूनी बल प्राप्त न था, परंतु अंग्रेज इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार मानते थे। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर किया कि इसका महत्व क्या है नीति निदेशक तत्वों का। यहाँ पर डीपली से आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण कैसे किया गया। ठीक है, तो जैसा आपको पता है जो नीति निदेशक सिद्धांत है वो 36 से 51 तक है, और इसे मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया। आर्थिक सिद्धांत है पहला। आर्थिक सिद्धांत में क्या चीज आती है? इसमें क्या है, जो राज्य जो है आय की असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और ऐसी नीति अपनाएगा जिससे हर व्यक्ति के जीविका का साधन प्राप्त हो सके, और यह भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और उसके नियंत्रण को भी देखेगा। ठीक है, और स्त्री पुरुषों को समान अवसर मिले, समान उनके साथ व्यवहार किया जाए, ये भी चीज इसके द्वारा तय किया जाएगा। और राज्य भी देखेगा कि देश की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन व संसाधनों का उत्पादन सबके हित में हो। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो कहता है हमारा सामाजिक सिद्धांत। पढ़ लेना, 2-3 पॉइंट है वो भी अच्छे हैं। ठीक है, अगला है सामाजिक सिद्धांत। मैं इसलिए इन्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि जो लेक्चर है हमारा काफी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग ही बोर फील करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना आप लोग। अगला पॉइंट हमारा सामाजिक सिद्धांत है। सामाजिक सिद्धांत क्या है? इसमें यह बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह प्रारंभिक शेष व्यवस्था को देखरेख करे, मतलब कि 6 वर्ष की आयु तक के बालकों की शिक्षा का प्रावधान करे। ठीक है, और समाज के दो दुर्बल वर्ग है जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनकी शिक्षा से संबंधित और उन्नति से संबंधित काम करे, और राज्य द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्राप्त की जाएगी। और इसमें वन्य जीवन और जंगलों की रक्षा का प्रबंधन भी किया गया है। देश के सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न किया गया है, आर्टिकल 44 से जो बिलोंग कर रहा है,
और उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। ठीक है, अगला है तीसरा, जो तीसरा वर्गीकरण का टाइप है वो है गांधीवाद सिद्धांत के रूप में। गांधीवाद सिद्धांत के रूप में कैसे, इसमें क्या बताया गया है, इसमें गांधी जी के विचारों को रखे गए थे। तो उसमें क्या है, एक तो राज्य द्वारा कुटीर उद्योगों का विकास और प्रोत्साहन की बातें की गई है, और सरकार ग्राम पंचायतों का संगठन करेगी, उन्हें इतनी शक्तियां देगी कि वो प्रबंधन इकाई के रूप में सफलतापूर्वक काम कर सके, और जो नशीले पदार्थ हैं उनके दुरुपयोग पर रोक, और खेती बाड़ी और पशुपालन के संगठन हेतु वैज्ञानिक आधार पर किया जाएगा। ठीक है, और जो दुधारू पशु को मारने की प्रतिबंध लगाया जाएगा, और पिछड़ी जनजातियों के लिए एक उनकी प्रगति के लिए काम करेगी, और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाएगा। ये गांधीयन थ्योरी कहती है अबाउट मूल डीपीएसपी। ठीक है, अगला जो लास्ट एंड फाइनल है वो है हमारा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो राज्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना हो सके जिसके द्वारा, और ये जो अंतरराष्ट्रीय संधि और कानून है उनकी हरदम रेस्पेक्ट करेगा, और राज्य के जो भी विवाद है, अंतरराष्ट्रीय विवाद है, उन्हें शांतिपूर्वक निपटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जो 42वीं संविधान संशोधन द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, वो उसमें क्या है, कुछ नए सिद्धांतों को जोड़ा गया। एक तो यह व्यवस्था की गई कि राज्य द्वारा विशेष रूप से कुछ ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए जिससे बालकों और अल्प व्यय व्यक्तियों को शोषण से बचाया जा सके। ये तो पहला हो गया। और जो दूसरा था कि 339 ए के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 39 ए के तहत यह व्यवस्था की जाए कि सरकार जो है, राज्य जो है, समान न्याय दिलाने और कानूनी सहायता उपलब्ध करा सके। और आर्टिकल 43 ए के तहत इस चीज को भी देखा गया है, इस चीज की व्यवस्था की गई कि राज्य उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने की सुनिश्चित कर सके। और एक 42वीं संविधान संशोधन द्वारा एक 48 ए जोड़ा गया जिसमें वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। तो ये हमारे 4 वर्गीकरण थे जो कि डीपीएसपी के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी इनकी आलोचना से संबंधित, क्या क्या इनकी आलोचना की जाती है वो चीज है, वो देखते हैं। आलोचना में एक तो ये कानूनी दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है इनका, और ये अव्यवहारिक है, ये अनुचित है। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकते, तो ये कानून की दृष्टि से कोई महत्व नहीं। और अव्यवहारिक कैसे हुए, अव्यवहारिक इसलिए हुए न, तो मतलब ये इनके कोई ठोस नहीं है। मतलब मान लीजिए नशाबंदी सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि जहां सदाचार की दृष्टि से आदर्श है वहीं आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न कर देते हैं। और भारत में नशाबंदी कानून लागू किया गया, यह केवल असफल ही नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय आय की भी हानि हुई। तो उसी हिसाब से ये भी है तो सही, लेकिन लागू ना करने की वजह से, कानून में ना होने की वजह से इसे कोई मानता नहीं है, करता नहीं है। ठीक है, अगला साधनों की जो इसमें उपेक्षा की गई है, और ये संवैधानिक द्वंद्व के कारण भी बनते हैं। कहते हैं कुछ आलोचक कि जो राष्ट्रपति जो है, यदि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है तो किसी बिल के आधार पर स्वीकृति देने से इनकार कर दे तो वह नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए संविधान के संरक्षण की शपथ ली राष्ट्रपति जी ने, और किसी बिल के आधार पर क्या किया, उन्होंने उसे स्वीकृति देने से इनकार कर दी, बिल को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया, पास नहीं किया, तो जो इस समय वो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करेंगे, ये बताया गया है। तो होगा क्या, जो संविधान सभा में श्री केशनाथन ने अपना यह भय प्रकट किया कि इन निर्देशक सिद्धांतों के कारण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद पैदा होता है। तो ये संवैधानिक द्वंद्व हो गए। ठीक है, अगला है एक संप्रभु राज्य में अस्वाभाविक है, मतलब यानी कि कहा जाता है कि जो ये सिद्धांत ये निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ अधीन और कमजोरों को दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये अर्थहीन लगता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी आलोचना। और भी पॉइंट है, अनिष्ट है, अस्पष्ट है, चीजें साफ साफ नहीं है, और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों का इसमें द्वंद्व भी देखा जाता है, और संसद की सर्वोच्चता की ये विरुद्ध खड़ा हो जाता है कई बार। ठीक है, तो इन सभी कारणों के कारण इसे
इसकी आलोचना की जाती है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, एक मेन चीज है जो श्रीनिवासन जी है वो निदेशक सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इन सिद्धांतों की जो व्यवस्था है विशेष प्रेरणादायक नहीं है, इसमें बहुत सी बातें जो अस्पष्ट है, साफ साफ नहीं है, और उनका वर्गीकरण भी नहीं किया गया है। ठीक है, और इसी कारण देश की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं को साधारण समस्याओं से जोड़ दिया गया है। ठीक है, किसकी बात है? श्रीनिवासन जी की। अब है कुछ प्रमुख लोग हैं जो इसकी आलोचना करते हैं, वो क्या कहते हैं कि प्रोफेसर के टी शाह ने विधानसभा में कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो चेक की भांति है, जिसका भुगतान जो है बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया, बैंक ने किया तो ठीक है, नहीं तो जाओ। और प्रोफेसर केसी वियर जी कहते हैं कि वो लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पात्र कहा है इन्होंने इन सिद्धांतों को डीपीएसपी को। और नसरुद्दीन जी कहते हैं कि जो सिद्धांत है ये नवीन वर्ष के आरंभ में लिए गए प्रण की भांति है, एक वचन की भांति है, जिनको जनवरी के दूसरे दिन ही भुला दिया जाता है, जैसे होता है ना, आज हमने शपथ लिया और कल उसे भूल गए। ठीक है, अगला लास्ट एंड फाइनल जो है हमारा इस चैप्टर का, वो है मूल अधिकारों के निदेशक सिद्धांतों के मध्य विवाद। मूल अधिकार और जो निदेशक सिद्धांत है उनके मध्य विवाद क्यों होता है। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है जैसे मूल अधिकारों को न्यायोचित और निदेशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित बताया गया है। एक तरफ तो इनको नैतिक बढ़ावा अनुच्छेद 37, तो दूसरी तरफ दोनों में संवैधानिक मान्यताओं के तहत संघर्ष की स्थिति मिलती है। देख रहे हो ना, एक न्यायोचित हो गया, गैर न्यायोचित हो गया। एक तरफ तो संवैधानिक मान्यता को बढ़ावा मिल रहा है और दूसरी तरफ लागू होने के बात ही नहीं है। और चंपाकम दोराई राजन मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की थी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो पूर्व की स्थिति से प्रभावी रहेगी। ठीक है, तो गाइस ये पढ़ लेना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि क्यों है। ठीक है, और ये बताया गया यहाँ पर कि 25वें संविधान संशोधन के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 31C, जिसके क्या क्या व्यवस्था की गई थी वो सारी बातें भी इसमें ये लिख रखे, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। केशवानंद भारती मामला आप सब जानते हैं, तो उसमें दूसरी व्यवस्था के तहत घोषणा की गई थी। ठीक है, और काफी चीजें हैं, ये आप लोग देख लेना। और इस हिसाब से आज का जो सेशन है हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्यों? क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको हमारे न्यू अपडेट्स नहीं मिलेंगे। और न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन पर भी क्लिक करें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी इन्हें लाइव देखा जा सकता है। तो इसी के तहत मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।